देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि आदरणीय सेबी की चीफ माधुरी बुच मैम ने एक निर्देश जारी किया है, खुद एड्रेस किया है उन लोगों के खिलाफ जो कि खास करके यूट्यूब पर भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे किसी चीज का प्रमोशन लगता हो। उन्होंने साफ साफ कुछ ऐसे गाइडलाइंस जारी किए हैं कि जो कि लोग उसमें शक के दायरे में आते हैं, जिनकी वजह से आम इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आखिर में मैं किसी फंड के बारे में क्यों नहीं बताता हूं, पर्टिकुलर फंड के बारे में क्यों नहीं बताता हूं, या पर्टिकुलर ऐसी कोई जानकारी नहीं देता हूं कि जिससे आप डायरेक्ट अफेक्टेड हो या किसी का प्रचार प्रसार लगे। यही रीजन था कि कल को कोई बात होने से, देखो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब यही होता है कि जैसे आपने सपोज करो फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके बाद में लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, बैलेंस एडवांस क्या होता है, डेप्ट क्या होता है, एक्सेट्रा। उसके बाद में उसका पी रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उसके बाद में उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, डायरेक्ट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान क्या है, इत्यादि इत्यादि। काफी लंबा सब्जेक्ट है। अगर आप इन सारी चीजों को लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फिर उसके बाद में मात्र की उतार चढ़ाव क्या होती है, वोलेटिलिटी क्या होती है, तो उसको एजुकेशन माना जाएगा। लेकिन आप एक पर्टिकुलर फंड को प्रमोट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एमसी को प्रमोट कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार, इससे क्या होगा कि आम इन्वेस्टर जानकारी के अभाव में क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। देखो, मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूं, रिटर्न देख करके कम से कम मत पीछे भागना, ये चीजें करके मत भागना, ये आपके फंडामेंटल्स हैं, इनको आप लोग आज वो सारी चीजें गाइडलाइंस में आई हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यस, मैं क्यों अपने उस पर पथ पर अडिग था। भाई, मैं एक किसान परिवार से आया हूं, उसके बाद में मैं यहां तक इन चीजों को समझा हूं, और आज तक मुझे क्यों नहीं नुकसान हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा बेसिक और फंडामेंटल क्लियर है। अगलों के मूव को मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं, यस, कि कैसे मैं इनके ट्रैप में ना आऊं। तो वो चीजें आपको बताने वाली चीजों को एजुकेशन बोलते हैं, और शायद मैं क्वाइट क्लियर था, क्वाइट क्लियर हूं, आगे भी क्वाइट क्लियर रहूंगा इस मामले में। आप लोगों की जितने सारे कमेंट्स और क्वेरीज आए हैं, उससे अब ये साबित हो रहा है कि यस, आप लोगों ने देख करके उन चीजों को समझा है कि नहीं, सच जो होता है वो सच होता है, वो सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो अभी जितने भी क्वेरीज हैं, मैं उनको कोशिश करता हूं आज और कल में आप लोगों को कवर करूं। अब आप लोग समझ गए होंगे सेबी का संज्ञान क्या है, और मैं उन चीजों का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था, यस यार, एजुकेशन पर्पज में यही चीजें आती हैं, आप लोगों को एजुकेट करना। चलिए, अब मैं आगे ले लेता हूं, क्यूरीज ले लेता हूं, ठीक है ना। ये जो है, ये अपना धनंजय सिंह जी बोल रहे हैं कि यूपी में कहां से हैं, और वो कहां से अपना कौशाम्बी से। उनको किसी ने अपना रिप्लाई दे दिया है, विक्की जी ने जो रिप्लाई दे दिया है कि ये बस्ती से हैं, कोई बात नहीं। तो सर, एक्चुअली मैं बस्ती से हूं। उसके बाद में सर, एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ नहीं दे रहा है, ये भी धनंजय सिंह जी पूछ रहे हैं, उनकी भी रिप्लाई किसी ने दे दिया है। अभी कुछ दिन ही हुए हैं इसको आए हुए। चलिए ठीक है, वैसे भी इसके नाम से मुझे लग रहा है ऑटोमोटिव, आप जान ही रहे, ये एक सेक्टोरल फंड है। वैसे भी आज के टाइम पर ऑटो सेक्टर की हालत बहुत डाउन है। आप देखिए, हर कंपनियां कितना कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, इवन मारुति जैसी कंपनी कितनी हर कारों पर डिस्काउंट दे रही है। तो आप खुद समझ लीजिए कि उनका प्रोडक्शन हो चुका है, बट उनकी सेलिंग नहीं हो रही। सेलिंग का आप लोग जान ही रहे हो, उसमें मैं आपको क्या बताऊं, उसका रीजन यही है कि कोरोना के बाद में जितनी नोटों की छपाई हुई, सरकार ने उसको फिर महंगाई उससे बढ़ रही थी। वो हमारे यहाँ का भी इशू था, अमेरिका का भी इशू था, ग्लोबली वो इशू था, महंगाई बढ़ना एक कारण था, जिसकी वजह से सरकार ने धीरे धीरे क्या किया, ब्याज दरों का ये अपना अपना बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, जिसका असर आज के टाइम पर अब दिख रहा है। तो उसकी वजह से गाड़ियों की सेलिंग वगैरह नहीं हो पा रही, ठीक है, धीरे धीरे ये रास्ते पर आ जाएगा। बट वैसे भी मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि यार, सेक्टोरल फंड को थोड़ा सा अवॉइड करो। बाकी ठीक है धनंजय सिंह जी, आप इसका इंतजार करिए, जैसे इसका अभी अगर ज्यादा अमाउंट नहीं है तो इसको थोड़ा सा स्टॉप करिए। सेक्टोरल को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, सेक्टर कभी चलता है कभी डाउन होता है, इसीलिए मिक्स्ड कैटेगरी के फंड लेने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आगे क्या है, क्या आपने 4 जून के बाद अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू किया है? तो ये अम्बरीश जी हैं, ये बोल रहे हैं नहीं सर, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप सबसे कम रिटर्न दिया है कंपेयर टू सीधा मिड कैप लाइक मोतीलाल आर स्मॉल कैप लाइक निप्पॉल और क्वाट। पारंपरिक सबसे बड़ा कछुआ है। ओके,
देखते हैं उसके बाद में आगे भी इनका कछुआ है चलता ही नहीं। तो अमरीश जी मैं आपको एक बात बताऊं, पारंपरिक फंड के बारे में मेरे ख्याल से आप इसमें अभी न्यू आए हैं। इसके बारे में एक बात आपको बता दूं, पारंपरिक फंड के बारे में उसमें बताने में भी एजुकेशनल है वो। ये अपनी कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड माना जाता था। एक साल में आप देखिए तो इसका रिटर्न डाउन हुआ, इसने अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया। ये बात आपकी सच है। मेरे ख्याल से आपने इसको न्यूली इन्वेस्ट करा हुआ है, लेकिन अगर 3 साल को, 5 साल को, 10 साल को देख लो तो इसके रिटर्न काफी अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने कैटेगरी का सबसे बेस्ट परफॉर्मर ये फ्लेक्सी कैप फंड रहा है। लेकिन 3 साल, 5 साल और 10 सालों में 18% के आसपास जहां तक मुझे याद है इसने जो है एवरेज रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। इसके रिटर्न कम होने के 2 चांसेस हैं, मैं आपको बताता हूं। उसके 2 कारण हैं। ये लोग वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी को खरीद करके उसके बाद में बैठ जाते हैं। जो हमारे पिछले वीडियोस को आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा वैल्यू ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड के उसके बारे में, कंपनीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करिएगा, किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। तो ये खरीद करके उसके बाद में बैठ जाते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियां वो होती हैं जो कि उन चीजों पर फंड मैनेजर आपका विश्वास करता है कि यस इनमें ग्रोथ मतलब ये जो है प्रोडक्शन अपना निकालेंगे, इनकी सेलिंग होगा, प्रॉफिट में जाएंगी। तो ये थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, इसका एयूएम थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन फ्लेक्सी कैप के लिहाज से जब आपके फंड मैनेजर के पास ये फैसिलिटी है, ये उनके पास राइट्स है, फैसिलिटी तो नहीं कह सकता, हाँ फैसिलिटी मान लो, राइट्स मान लो, सेबी की तरफ से जो गाइडलाइंस है उनके पास राइट्स हैं कि वो अपनी चर्निंग इस क्लास से उस क्लास में कर सकते हैं। तो उसमें परेशान होने की मेरे ख्याल से अभी जरूरत नहीं है। इस फंड को आपको कुछ दिन देखना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 5 साल तो का टाइम देना ही पड़ेगा। अगर तब भी आपका रिजल्ट डाउन रहता है तो फिर उसके बाद में तब जाकर के सलाह ली जाएगी। तो मेरी सलाह यही है कि आप इसको अभी होल्ड करें, और उसके बाद में ये कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए कोई भी इसमें बुराई नहीं है, इस फंड में अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ठीक है ना। और बाकी देखते हैं दूसरा क्या है कि हाँ कछुआ जरूर इसको मान सकते हो, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो है वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में इनके पैसे जो है इनके लगे हुए हैं, और एक काफी सारा कैश की भी होल्डिंग ये लोग रखते हैं। खास करके पारंपरिक के एएमसी के बारे में बताऊं तो ये उसको रखते हैं, और उसके बाद में जब भी इनको मौका मिलता है तो ये बाई वगैरह करते हैं। दूसरी चीज इसके बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि किसी टाइम पर, आज के 1.5-2 साल पहले, इनका 30% तक क्या होता था, फॉरेन एक्सपोजर होता था, फॉरेन इक्विटीज का एक्सपोजर होता था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद में एक तो अमेरिका की हालत थोड़ी पतली हो गई, दूसरा हमारे यहाँ से गाइडलाइन हो गया कि इतने इन्वेस्टमेंट के बाद में आप उसके बाद में वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इनका क्राइटेरिया वो पूरा हो गया जब तक गवर्नमेंट उसके क्या बोलते हैं लॉक्स को बढ़ाएगी। लॉक्स मतलब मैं आपको ये समझा सकता हूं, जैसे उसके कैपेटेरिया को सपोज करो 1 लाख करोड़ का इन्होंने कर दिया, 70,000 करोड़ का इन्होंने कर दिया कि इतना आप डालोगे, उसके अलावा और पैसा नहीं डालोगे। तो अभी जो है जब वहां पर जब उसका दायरा बढ़ाया जाएगा तभी जाकर के इनका फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर हो पाएगा। तो इन्होंने उसके बाद में उसको कम किया है। तो आई थिंक कि उस समय मैंने इसको जब देखा था तो उसके बाद में इसको लोगों को बताया भी था, इसलिए मेरे को याद है। ठीक है ना। एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कितना गवर्नमेंट ने उसको जो है कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इससे ज्यादा आप पर्टिकुलर फंड में फॉरेन एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं। तो अभी जब वो गवर्नमेंट उम्मीद है कि बढ़ाएगी, अभी इस बजट में देखते हैं, तो उसके बाद में इसका रिटर्न जो है सुधरने की संभावना। वैसे मैं मेरी सलाह यही कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। अगला है सर, निफ्टी रोज रोज रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर जा रहा है। यस, 24,000 को क्रॉस कर दिया है। अभी देखो कल डाउन रहा है, फिर भी 24 के ऊपर ही रहा है। लेकिन इन्होंने संजीव वसीम जी के बारे में जो वीडियो बना था वो बता रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में उसके हिसाब से प्रॉफिट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन ये है कौन, ये वही एस एन गुप्ता जी हैं। ओके, मेरे काफी मतलब पुराने हुए हैं, ये अपना जो सब्सक्राइबर हैं और काफी जो है जागरूक व्यूअर हैं। लेकिन जिस दिन थोड़ा भी निफ्टी गिर जाती है उस दिन पोर्टफोलियो में दुनिया भर का लॉस शो हो जाता है। ऐसा क्यों? इनको रिप्लाई दिया है हमारे
अमरीश सर ने रिप्लाई दिया है, मैक्सिमम एक्टिव फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। लार्ज कैप में इंडेक्स फंड तो बढ़िया अकॉर्डिंगली, बाकी कछुआ टार्टवाइज नहीं बढ़ रहा है बेस्ड ऑन द स्टॉक्स सिलेक्शन। ओके, ठीक है। ठीक है अमरीश जी, हाँ थोड़ा सा आपका जो है ये रह गया निपॉन और इसके बारे में आपने बताया था, तो मैं आपको एक बात बता दूं। अब देखिएगा, जो बड़ी कंपनियों के शेयर होते हैं ना, उनका यही है कि वो बहुत दिनों तक चलते नहीं, जब चलते हैं तो वो काफी सारा रिटर्न दे देते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि आपने देखा होगा जो ये बैंकों की रैली हुई, आईसीआईसीआई बैंक करीब 1 साल से बिल्कुल भी नहीं चला था, जिसके पोर्टफोलियो में रहा होगा बिल्कुल नहीं चला, लेकिन एक दिन के अंदर उसने निकाल दिया, 2 सेशन में खाली 10% का रिटर्न निकाल दिया। तो अगर टोटल आप देखोगे तो उसने तकरीबन दे दिया। उसी प्रकार से जो इस टाइप के फंड्स होते हैं जिनके ऊपर आप कम से कम मैं ये बोलता हूं कि ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं, जैसे आपका फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया। लार्ज कैप थोड़ा सा क्या होता है कि हाँ, उनका लॉन्ग टर्म का रिटर्न जो है ना, एवरेज रिटर्न वो डाउन हो जाता है, 15% से डाउन ही रहता है, 12 से 14% ही रहता है। ये बात आप मान करके चलिए, कोई इसमें दो राय नहीं। ये मैं वो पेन बोल रहा हूँ क्योंकि जिसको भी कंपेयर करना होगा मेरे से आकर के देख लेगा, मैं उसको दिखा दूंगा कि भैया इतने दिन का ये है। रही बात की स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो यस, पिछला साल मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहा है, लेकिन वो भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाए हैं, ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि इंडेक्स फंड को वो बीट नहीं कर पाए हैं। तो ये वॉरेन बफेट साहब ने भी कहा था कि 10 सालों में एक बार ऐसा अवसर जरूर आता है कि जबकि डायरेक्ट फंड उसको बीट नहीं कर पाते। तो वहां पर बात वही आ रही है, कुछ स्टॉक्स, एक तो देखो यार, आपको एक बात बताऊं कि पिछले साल के रिजल्ट को आप इसको ऐसे करके ना लें कि वो रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। हाँ, लोगों के पोर्टफोलियो में रिटर्न दिखा है, लेकिन उसके 2 रीजन हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो क्या हुआ, पैसे की भरमार आई है, ये आप मान रहे हैं। उसके बाद में लार्ज कैप और मिड कैप में बात कर रहा हूं, आप ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में या तो टाइम के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, या तो कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। हमेशा इतना एक साइड का रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं जो है गुप्ता जी के बात पे जाना चाहूंगा कि यार गुप्ता जी, ये बात आप समझ लीजिए कि यस, निफ्टी एक पैमाना तो है ही है, कोई इसमें दो राय नहीं है, निफ्टी एक पैमाना है। जब निफ्टी चलती है, निफ्टी और सेंसेक्स जब चलते हैं तो उसके पीछे पीछे बाकी भी चलते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप चलें। जैसे इस हफ्ते का जून की सीरीज का देख लो, मिड कैप और स्मॉल कैप आपका दबाव में रहा है, जबकि कुछ शेयर्स, पर्टिकुलर शेयर्स चले हैं जिनकी वजह से निफ्टी आगे बढ़ी है, और निफ्टी ने रिटर्न दिया 1500 पॉइंट। जून की सीरीज में निफ्टी आगे बढ़ी है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं चलेंगे, काफी सारा उन्होंने रिटर्न दे दिया है पिछले साल। अब आप हमेशा ये उम्मीद कर रहे हैं कि डेली डेली ये रिटर्न मिलेगा, तो ऐसे पॉसिबल तो है ही नहीं है। ये मार्केट है भाई मेरे। मार्केट में क्या होता है कि जैसे मैं किसी दिन इसको डिटेल से जो बताऊंगा, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है, ठीक है ना। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। तो अभी क्या है कि उसके साथ में डिमांड किसकी ज्यादा बढ़ेगी? डिमांड उसी की ज्यादा बढ़ेगी जो कि बढ़िया प्रोडक्शन देगा, जिसका डेप्ट कम होगा, जिसका वो कम होगा, उसकी खरीदारी ज्यादा बढ़ेगी। अब उसके साथ ही उसको अपना जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट तो सबका आता है। अब बड़ी, जैसे मान लिया जून क्वार्टर का रिजल्ट अभी जुलाई में आने वाला है, तो बड़ी कंपनियों का रिजल्ट तो सबके पास बैलेंस शीट उसकी आ जाती है, दायरे में आ जाती है। लेकिन वही मिड कैप और स्मॉल कैप की वो लोगों के दायरे में नहीं आ पाती है। लेकिन जो आपके फंड मैनेजर की रिसर्च की टीम है, वो उसको रिसर्च जरूर करती है, उसके अनुसार वो उसके परसेंटेज को आप देखिएगा कभी भी उठा करके, तो उसके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है उसका परसेंटेज इंक्रीज का, दूसरा होता है डिक्रीज का, तीसरा होता है नो चेंज का। तो
तो इस प्रकार से आपका फंड मैनेजर क्या करता है, उसके एलोकेशन को अप एंड डाउन करता है। अब रही बात कि फंड मैनेजर ने अपने विवेक के अनुसार उसको कर दिया है, लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम आप मान करके चलिए कि 3 साल के बाद में ही फंड में आपका रिटर्न दिखाई देगा, क्योंकि फंड मैनेजर ने जो आज कर दिया है, जब तक वो चीजें बढ़ेंगी, हाँ अब उसमें पैसा आ गया, पैसा लग गया, यानी भी बढ़ गई तो थोड़ा सा दिख गया, लेकिन आप ये बोलो कि वो आपको हमेशा प्रॉफिट दिखेगा निफ्टी के मूव के अकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल से वो संभव नहीं है। ये आप धीरे धीरे जब आप अपनी एसआईपी वगैरह को करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, तब आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो अभी आपने बस वही करना है कि जो कि आपको बेसिक्स बताए जाते हैं, बेसिक्स के अनुसार आपने अपने फंड का सिलेक्शन करना है। सबसे पहली चतुराई किसमें है, आपको अपने फंड्स का सिलेक्शन करना है। दूसरा क्या है, मिक्स्ड पोर्टफोलियो आपने बनाना है। बहुत लोग आपको ये सलाह देंगे कि भाई आप स्मॉल कैप ले लो, भाई आप जो मिड कैप ले लो, लॉन्ग टर्नओवर में इतना जाएगा, लेकिन भाई मेरे ये बात आप मान करके चलिए कि क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, ये बताना मेरा बहुत जरूरी है कि आपके एज के अकॉर्डिंग आपके गोल टाइम टू टाइम हर टाइप के गोल होते हैं, इसीलिए हर टाइप के फंड्स होते हैं और हर टाइप के फंड की लेकिन एक कैटेगरी होती है। लेकिन अभी उसमें क्या है कि कुछ लोगों ने उन्हीं फंड्स को, कुछ फंड्स को ऐसे करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में 2 साल बाद देखोगे वो वाला फंड चल गया, 3 साल बाद देखोगे वो वाला फंड हो गया। लेकिन आपने एक बार जब अपने फंड्स के पैरामीटर को पकड़ लिया है तो उस फंड को 3 साल से 5 साल का टाइम दीजिए, क्योंकि आपके फंड मैनेजर ने उस पर जो एलोकेट किया हुआ है उन कंपनियों के प्रोडक्शन को, उनकी सप्लाई को, उनके प्रॉफिट को, उसको आने दीजिए, तब जाकर के जो वो प्रॉफिट निकल करके आता है वो एक्चुअल आपका प्रॉफिट होता है। ये जो आपका एक टेम्परेरी बेस का जो प्रॉफिट अगर थोड़ा बहुत दिख जाता है रैली में, वो एक्चुअल प्रॉफिट वो नहीं होता है। एक्चुअल प्रॉफिट इसीलिए इसको क्या माना जाता है, नोशनल प्रॉफिट माना जाता है। इसको नोशनल प्रॉफिट कभी भी आपका गेन नहीं होता है, नोशनल लॉस कभी आपका लॉस नहीं होता है जब तक आप उसको रिडीम नहीं करते हैं। तो इस बात को आप समझिए कि आपको कभी भी किसी भी फंड में है तो देखो जो एवरेज है वो एवरेज है, उस एवरेज में मैं मानता हूं जो बहुत ही टॉप का परफॉर्मिंग फंड 10 सालों का रहा है, 10 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो किसी फंड में, स्मॉल कैप की बात कर लेता हूं। अब अगर आप 2008 से लेकर के वहां तक देखोगे तो स्मॉल कैप का 2008 से लेकर के 18 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, लेकिन 2013 से लेकर के 23 का रिजल्ट देखोगे 56% रिटर्न रहा है। तो ऐसे इसीलिए बताया जाता है कि आप पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट करें। अगर किसी ने 2008 में ही डाल दिया होगा पूरा स्मॉल कैप में तो उसको 2018 में भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा, 2017 में भी उस हिसाब का रिटर्न नहीं दिखेगा जितना जिसने 2013 में जो है इन्वेस्ट किया होगा या 2014 में इन्वेस्ट किया होगा, और वो 2023 और 24 में अपना निकालेगा तो उसको 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना रहा है। तो क्या हुआ है, उसकी मैक्रो फैक्टर को, इस गवर्नमेंट ने मैक्रो फैक्टर को ज्यादा तरजीह दी है, ज्यादा तरजीह दी है, नंबर 1 रहा है। दूसरी चीज क्या रही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आया है। एक तो सरकार का ध्यान उधर रहा है, दूसरा क्या हुआ है इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से लोगों को बहुत सारा रिटर्न दिखा है। इसका मतलब ये कतई मैं उस चीज को नहीं बोलूंगा एज एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर कि भाई आप सारा का सारा एक ही कैटेगरी में, एक ही इंडाइसेस में डाल दो, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। आप कम से कम जो आपको 2-3 कैटेगरी बताई जाती हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है आपकी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, हाइब्रिड कैटेगरी। एक आपको पक्का आपके पास होना चाहिए जो कि आपको थोड़ा स्टेबल रिटर्न देगा, जो कि आपके दिल दिमाग को सुकून देगा। दूसरा मिड कैप को लो जो थोड़ा सा रिस्क लेगा, रिस्क उसका थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा बट मिनिमाइज होगा। स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है कि जो ये साइकिल है ये कुछ दिन इंतजार करवाए, कुछ दिन इंतजार करवाए। अब आपने उन चीजों को देख लिया, देखो मैं दोनों सिनेरियोज आपके सामने पिछले 10 साल का कर रहा हूं, 2008 से लेकर के 18 का सिनेरियो आपके पास रख रहा हूं, 2013-14 से लेकर के और आपके पास 2023-24 का सिनेरियो रख रहा हूं। तो इसको आप जब कंपेयर करो, जब आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगाओगे
तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए आप फंड के सिलेक्शन में आप अपनी कैटेगरी में ये 3 कैटेगरी का फंड तो रखें ही। एक आध अगर सेक्टोरल रखना चाहते हैं उनको रख लें, एक आध अगर इंडेक्स रखना चाहते हैं ठीक है, आगे जैसे जैसे होगा बहुत सारी क्वेरीज हैं तो उनको फिर कवर करता हूं। तो उम्मीद करता हूं इतनी क्वेरीज को मैंने आज की डेट में कवर कर दिया है। अब कल जो है हो जाएगा संडे, ये हो सकता है रात में आपको वीडियो मिल जाएगा ये, और उसके बाद में कल हो जाएगा संडे। संडे की मॉर्निंग में बाकी क्वेरीज को भी कवर करने की कोशिश करता हूं। काफी सारी क्वेरीज हैं, लेकिन मैं फिर यही निवेदन करना चाहूंगा कि भाई आप मेरे डिस्क्रिप्शन को भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने नंबर तक भी नहीं डाला हुआ है अपना, नंबर 1 रीजन रहा है। दूसरी चीज उसमें मैंने क्लियर कट मेंशन किया हो भाई मेरा ये पैशन है और जो मैंने सीखा है वो लोगों को मैं एजुकेट करना चाहता हूं, ताकि लोगों को मार्केट की वोलेटिलिटी समझ में आए, उनको ये समझ में आए कि ये सिक्योरिटी होती क्या है, उनको ये समझ में आए कि उसके जो टर्म्स क्या हैं, उसके नॉर्म्स क्या हैं, वो चलती कैसे है, वो काम कैसे करती है। जब आप एक बार एजुकेटेड हो जाएंगे तो उसके बाद में आप अपने रास्ते खुद ही ढूंढ लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ लेंगे, ये बात मुझे पता है। तो उम्मीद करता हूं यार जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेहनत काफी करनी पड़ती है और मैंने बहुत दिनों से इस पर मेहनत किया है, खुद मेहनत किया है, तो इसलिए मुझे इन चीजों की समझ है। और बस उसके बाद मैं देखता हूं, कभी भी मैं किसी फंड का प्रमोशन या रिकमेंडेशन या बाई सेल का कुछ भी नहीं करता हूं, ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए वीडियो बनाता हूं। तो आप लोगों ने पेशेंस से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवार्ड करना आपका भी फर्ज बनता है, रिवार्ड जरूर करें, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।